ਤੇ ਮੈਮ ਹਾਂਜੀ बेटा पहला मैंने दसो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ एस ब्लॉक तो ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈप्टर ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं है। छेती छेती जवाब दिया करो। और मुझे कल का बताओ, आओगे कल तुम लोग इंस्टीट्यूट में क्लास लगाने, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल सेट करूंगी। नो मैम। नहीं आओगे? अच्छा ठीक है, तो कल तारीख कितनी है? 13। अब कब तक नहीं आओगे 13 से? 23। तो 10 डेज लगातार नहीं आओगे? ओह माय गॉड। मैम ऐसे 19 तक लिख लो तुसी, उस तो बाद दे देख लांगे, शायद आ ही जाइए। अच्छा चलो फिर ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਉਹ ਵੀ 13 ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा एस ब्लॉक बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं मैम, कल दे पेपर दी तैयारी चल रही। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ? पंजाबी दा। अच्छा बेटा कॉन्फ़िगरेशन कर ली सी, रेडियस दसता सी ਤੁਹਾਨੂੰ। आयनाइजेशन एंथैल्पीज यू ऑलरेडी नो कि जो ग्रुप 1 है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होंगी क्या कम होंगी, ये बताओ, सोच के बताओ। ग्रुप 1 में क्या आता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाई क्यों होगी बेटा? लो मैम डाउन दसना। नहीं, जर्नल बात कर रहे हैं पहले, तो जर्नल लो ही होती है ना, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जल्दी ना लूज कर देंगे, इस करके आयनाइजेशन एंथैल्पीज इन्हां ਦੀਆਂ लो ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। डाउन ਦਾ ग्रुप ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। समझ गए? यस। जस्सी तू हाई क्यों कह रही सी बेटा? देखो दे हैव लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज इन रिस्पेक्टिव पीरियड। अपने अपने पीरियड विच सब तो घट होगी, या जर्नल गल करो तो भी सब तो घट है, क्योंकि पीरियड दे किसी भी पीरियड का पहला मैंबर अल्कली होगा तो सब तो बड़ा होगा अपने पीरियड। समझते हो ये गल? बोलो। अपने 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 पीरियड में अल्कली वाला सबसे बड़ा होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बड़े वालों की तो और ज्यादा कम होती है, तो इसीलिए उसके अपने अपने ग्रुप में कम होएगी, और डाउन द ग्रुप कम होती वैसी जाएगी क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हाइड्रेशन एनर्जी की बात करिए इसमें, वो कर लेते हैं। अच्छा तुम्हारा पेपर 16 को है, यदि तुम 3 दिन ऑनलाइन लगाना चाहते हो तो मैं वो भी लगा के एस ब्लॉक काफी खत्म करा सकती हूँ। इफ इट इज पॉसिबल यू कैन टेल मी द टाइमिंग्स। ठीक है, डिस्कस कर के बता देना। जैसे कल 13, 14, 15 वहां पे आने आना नहीं, आपने टाइम खराब होता है, बट ऑनलाइन चाहते हो तो मैं लगा लूँ। ठीक है मैम, इसमें आप जैसे 14 को पेपर देकर उसमें और 15 को चैप्टर 2 की रिवीजन करवा देना। चलो जो भी है मुझे टाइम बता देना, फिर मतलब शाम का ही हो पाएगा क्योंकि फिर दिन में तो इंस्टीट्यूट जाऊंगी ना मैं। डिस्कस कर लेना भी एस ब्लॉक करना है कि रिवीजन करनी है। अच्छा, हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात चल रही थी। क्या होता है ये बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था। मान लो कोई भी तुम्हारे पास सॉल्ट है, ए बी सॉल्ट है, 1 मोल सॉल्ट है, उसकी हाइड्रेशन करनी है। हाइड्रेशन मतलब उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कराना है। अच्छा, एक इसमें समझने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कॉपर सल्फेट है, एनहाइड्रस लिया पहले जिसमें वाटर नहीं था, उसको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर के साथ ट्रीट कराया और वो एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड सॉल्ट बन गया। ये हाइड्रेटेड है जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो एनहाइड्रस से जब उसे हम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करा के हाइड्रेटेड सॉल्ट में बदलते हैं तो उसमें कितनी एनर्जी लिबरेट होती है, उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आई बात? यस। एनर्जी लिबरेट क्यों होगी वो समझना, समझाने के लिए बॉन्डिंग में हमने किया था, याद करो कि NaCl को जब हम पानी में डालते हैं तो Na+ के अराउंड वाटर मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे विद देयर O नेगेटिव एंड, ऐसे ऐसे। तो
O पे नेगेटिव, Na पे प्लस है, दोनों में अट्रैक्शन है तो कुछ एनर्जी लिबरेट होती है। वो कितनी लिबरेट होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। बट एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी देखो क्या है, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी इवॉल्व्ड, ज्यादातर तो इवॉल्व्ड ही होगी, और अब्सॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, एनहाइड्रस मतलब जिसमें पहले पानी नहीं है, वो कंबाइन करता है विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर सो एज टू चेंज इनटू हाइड्रेटेड सॉल्ट, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। जैसे कॉपर सल्फेट के केस में इतनी एनर्जी निकलती है, माइनस का मतलब लिबरेट हो रही है। यहाँ तक समझ में आ गया? यस यस मैम। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे बेटा अल्कली वाले सॉल्ट्स हैं, मान लो लिथियम का सॉल्ट है, सोडियम का, पोटेशियम का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। अब इनकी सॉल्ट्स हैं ये, मैंने नेगेटिव पार्ट नहीं लिखा, पॉजिटिव लिख दिया। इनकी हाइड्रेशन करानी है सभी की, मान लो। क्या लग रहा है तुमको? इन दोनों को कंपेयर करो, किसकी हाइड्रेशन, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी? लिथियम को पानी ने सराउंड किया और सोडियम को पानी ने सराउंड किया। पानी के O नेगेटिव में और सोडियम के प्लस में अट्रैक्शन है। सिमिलरली पानी के O नेगेटिव में और लिथियम के प्लस में भी अट्रैक्शन का फोर्स है। तुम लोग क्या मुझे ये सोच के बता सकते हो कि किस केस में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फर्स्ट क्या सेकंड? सेकंड। एक जना रह गया बताने के लिए, महक बताओ। मैम सेकंड। क्या रीजन है, सेकंड कैसे? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ फर्स्ट में होगा। जस्सी का आंसर ठीक है। ये बताओ चार्ज बाय साइज रेशो किसमें ज्यादा, लिथियम का ज्यादा है क्या सोडियम का? सोडियम। अरे यार लिथियम का ज्यादा है बेटा, चार्ज दोनों में बराबर है, साइज लिथियम का छोटा नहीं हैगा। बोलो, लिथियम का जे डिनोमिनेटर छोटा है, चार्ज बाय साइज रेशो लिथियम की वड्डी नहीं होगी? जे वड्डी है ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? नो मैम। ਕਿੱਥੇ ਡਾਊਟ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਲਕਲੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੌਲਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਲਿਥੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਕਲੋਰਾਈਡ ਤਾਂ ਸਭ 'ਚ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਕੈਟਾਇਨ ਵਿੱਚ। ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਆਇਨ ਬਣੂ, ਇੱਥੇ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਬਣੂ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਆਇਨ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਨੇ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਰਜ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਵੱਡੀ ਆਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂਗੀ। बोलो यस मैम। फिर क्यों गलत मुलत आंसर दे रहे सी? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। बोलो ਬਈ ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਛੇਤੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਉਨਾ ਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲਾਓਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਲਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਯੈਸ ਮੈਮ ਕਿਹਾ ਹੋਗਾ। इज इट क्लियर कि why down the group hydration enthalpy decreases? यस मैम। मैम
सो वी कैन से कि जो लिथियम के सॉल्ट्स हैं वो सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लिथियम के सॉल्ट सबसे छोटे हैं, सबसे छोटा होने के कारण उनमें हाइड्रेशन होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। बोलिए। यस देखो लिखा है लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਲਿਥੀਅਮ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲਿਥੀਅਮ ਦੇ ਸੌਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਸਾਰੇ ਅਲਕਲੀ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਲਵਰੀ ਕਲਰ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਸ ਅਪਨ ਵੋਲਿਊਮ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਥੀਅਮ ਤੋਂ ਨੀਚੇ 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 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਸ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮਾਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਧੂਗੀ ਕਿ ਘਟੂਗੀ? ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੋਲਿਊਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣ ਜੀ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਪਤਾ? यस ਤੇ ਲਿਥੀਅਮ ਤੇ ਸੋਡੀਅਮ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੋਸਿਨ ਆਇਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 에ਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਅੰਡਰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਪਾਤਾ ਕੈਰੋਸਿਨ, ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ 에ਅਰ ਤੇ ਮੋਇਸਚਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੈਰੋਸਿਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਰੋਸਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆ ਕੈਰੋਸਿਨ ਹੈ ਇੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੇਲ ਹੈ ਕੈਰੋਸਿਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੈ ਡੈਂਸਿਟੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਫਲੋਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ 에ਅਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਟਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? यस मैम। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਰੇ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਗਰੁੱਪ 1 ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗਰੁੱਪ 1 ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ? ਪਤਾ ਨਾ? ਤਾਂ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਫਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ? ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਆ? यस ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੌਫਟ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਲਕਲੀ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਲੋ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਦੀ ਲਿਥੀਅਮ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਕਿਹੜਾ? ਮੈਟਲ ਨੇ, ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਹੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਜੇ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੌਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਵੀਕ ਹੋਊਗਾ? ਵੀਕ। ਜੇ ਬੌਂਡ ਵੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜੂ, ਤੇ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜੂ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਲਟਿੰਗ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ? डिक्रीज। समझ गए? यस मैम। ये देखो ये लिखा हुआ है, all alkali have low melting and boiling point which decrease with increase in atomic number। क्यों? on moving down the group size बढ़ता है। intermetallic, intermetallic क्या होता है? इंटर वर्ड कब यूज करते हो?
वो की थी ना, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Between two molecules. हाँ, बिटवीन टू डिफरेंट लाइक यू कैन से एटम्स हियर, तो उनमें जो है अट्रैक्शन कम हो रही है, लीडिंग टू डिक्रीज इन द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। मेटालिक कैरेक्टर क्या लगता है नीचे जाते हुए बढ़ेगा कि कम होगा? Increase. कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? Because francium is most metallic. कैल्शियम? Francium. नहीं, उसका रीजन ही पूछ रही हूँ बेटा, ऐसा क्यों है? मेटालिक, हाँ, मेटल्स कौन होते हैं जो इजीली लूज करते जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता जाता है ना, पढ़ा था ना मैं पीरियोडिक टेबल में, साइज बढ़ता है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते जाते हैं, तो जितनी इजीली लूज करेंगे उतने मेटालिक ज्यादा है। समझ गए महक, जसप्रीत? यस मैम। भूल गए तुम केमिस्ट्री, है ना? टेस्ट नहीं हुआ ना काफी टाइम से कोई, बॉन्डिंग का ऐसे ही गोल गोल कर दिया सबने। उससे पहले पीरियोडिक का हुआ था, वो तो कब का हो रखा है। बॉन्डिंग का तुम लोगों ने, जस्सी बीमार थी, महक ने आगे पीछे दिया। भाई सीरियसली करो, ऐसे नहीं होगा काम। भूले पड़े हो, मैं देख रही हूँ, अच्छे से पेपर देना, 16 को तो पेपर है तुम्हारा, इतना काम है याद करने वाला। अब देखो फ्लेम कलरेशन पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है। ये ना तुम करोगे प्रैक्टिकल्स जब तुम्हारे होंगे, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं इसको। बर्नर होता है ना जो, जैसे मान लो लिथियम का सॉल्ट दिया तुमको, तो पोटेशियम का सॉल्ट दिया, तो उनके सॉल्ट्स को ना एक वायर आती है प्लेटिनम वायर, उसमें रख देते हैं, यहाँ से नॉट सा बना होता है, उसमें फंसा देते हैं सॉल्ट। ऐसे वायर होती है, उसको हाथ में पकड़ के ना, यहाँ पे प्लेटिनम लगा होता है थोड़ा सा ऐसे, वायर इस फॉर्म में, उसमें ऐसे बीच में जैसे छोटा सा लेके मोती सा बना के उसका गोल सा करके यहाँ फंसा देते हैं, और फिर उसको बर्नर की फ्लेम में रख के, तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्ट ना वो कलर दिखाती है, फ्लेम कलर्ड हो जाती है। जैसे जो कि तुम पोटेशियम का सॉल्ट लोगे ना, तो वो पर्पल कलर की हो जाती है फ्लेम। कई केसेस में रेड कलर की हो जाती है बिल्कुल ही, कई केसेस में बिल्कुल येलो हो जाती है, तो इसको हम फ्लेम टेस्ट या फ्लेम कलरेशन बोलते हैं। तो अल्कली वाले अच्छा फ्लेम टेस्ट देते हैं, उसका रीजन क्या होता है कि अल्कली वालों में तुमको पता है कि NS1 है ना? NS1 क्या होता है जसप्रीत? मैम वैलेंस शेल च एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, वैलेंस शेल च एक इलेक्ट्रॉन है, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਨਰ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, बर्नर ने की करना, एनर्जी देनी फ्लेम ने, तो एनर्जी लेके ना वो एक्साइट हो जाता है, हायर शेल्स में चला जाता है एटम, अपने ही हायर शेल्स में। तो अब याद है मैंने पढ़ाया था कि हायर शेल्स में इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं होता, कौन से चैप्टर में पढ़ा था? Second. हाँ, तो स्टेबल नहीं होता, फिर वो क्या करता है? बोलो, स्टेबल नहीं है, हायर में चला तो गया, फिर वो वहां पे जाके क्या करेगा? जैसे क्या करेगा वो? डांस करने लगेगा कि स्टेबल नहीं हूं मैं। नो नो मैम, वो बाहर निकलने की कोशिश की, कोई एनर्जी पड़े ताकि वो लूज हो जाए। अरे क्या बोल रहे हो, ये पहले वो यहाँ पे था, फ्लेम की एनर्जी मिली तो वो अपनी ही हायर शेल में चल गया, बट वो स्टेबल नहीं है, बाहर थोड़ी जाएगा, वो वापस ग्राउंड स्टेट पे आता था, वापस आ जाता है वो। स्टेबल नहीं है तो वो वापस अपने घर को चल पड़ता है, और क्या। तो जब वापस आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, पहले फ्लेम ने उसको एनर्जी दी तो वो हायर में पहुंच गया, बच्चे को हमने ज्यादा खाना खिला दिया, वो अब नाच गा रहा है, और थोड़े चिर बाद वो शांत होके वापस आ जाता है अपने घर, वो चीज है। तो जब वापस आएगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी विजिबल रीजन में फॉल करती है, अल्कली के केस में विजिबल रीजन में फॉल करने के कारण हमें कलर दिखाई पड़ता है। समझ में आ गई? यस मैम। महक, आज तुम गलत जवाब क्यों दे रहे हो बेटा, क्या हुआ? पंजाबी की ज्यादा टेंशन ले ली? हाँ, देखो
ऑल अल्कली गिव कैरेक्टरिस्टिक कलर इन फ्लेम। रीजन क्या है? when they heated in flame, electron get excited to higher level, they return to the ground level excitation energy which has been absorbed, जो absorb करी थी वो release करते हैं in the form of light in the visible region। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। आगे देखो। अब जो नोट्स में मैंने देखो पूरा पैरा नहीं अभी टिक किया था, ये जो है ना इसमें भी कुछ समझने वाला है। यहाँ तक क्या समझने वाला है मैं बताती हूँ। जैसे जो लिथियम होता है वो क्रिम्सन रेड कलर की फ्लेम देता है, सोडियम येलो, पोटेशियम हल्का वायलेट, पेल मतलब हल्का लाइट, रुबीडियम रेड वायलेट कलर की देता है, सीजियम ब्लू कलर की। ये भी पूछते हैं कि ऐसा वेरिएशन क्यों आ रहा है। ठीक है, इसका रीजन समझते हैं। मैम और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनका कौन सा कलर होता है? समझ नहीं आई बेटा, क्या कह रहे हो? ऊंची बोलो। मैम जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनका कलर। उनका कलर जब वो पढ़ेंगे तब करेंगे। ठीक है, उनमें फ्लेम टेस्ट मतलब कम देते हैं, पहले दो एलिमेंट्स तो देते ही नहीं है क्योंकि उनका साइज ज्यादा छोटा होने के कारण वो ट्रैप हो जाते हैं। करेंगे, अभी ग्रुप 2 पे तो आए ही ना, हम इसको करो पहले, उनमें भी याद करने पड़ेंगे कलर्स। अच्छा, अब ये देखो क्या है, मान लो ये मैंने लिथियम बनाया, ठीक है। अब ये अच्छा, इसको थोड़ा सा दिखाने के लिए बस ऐसे कर लेते हैं। ये लिथियम है, सोडियम उससे बड़ा होगा क्या छोटा होगा? मैम बड़ा। पोटेशियम उससे भी बड़ा। उससे भी बड़ा। तो लिथियम सोडियम ऐसे ऐसे बड़े बड़े होते जाएंगे। ठीक है, छोड़ो, बाकी तो बड़े बड़े अपने होते जा रहे हैं। अभी ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका। यहाँ पे मान लो इसका इलेक्ट्रॉन वैलेंस मैंने ऐसी बना ली, ये एक्साइटेड हायर शेल्स हैं, अब इनकी वो तो दिखाएंगे। अब तुमने इनको एनर्जी दी सभी को। अब ये बताओ कि लिथियम और सोडियम में कंपेयर करते हैं, किसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर से पकड़ा हुआ है? लिथियम ने। है ना, इतना समझ आती है ना, लिथियम ने अपना इलेक्ट्रॉन ज्यादा जोर के फड़ਿਆ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸੋਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ એનર્ਜੀ 10 ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਲਿਥੀਅਮ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਐਕਸਾਈਟ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਬਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਊ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰੂਗਾ। सोडियम 10 एनर्जी लैके ज्यादा कंपैरेटिवली ऊपर भज जाऊगा, पोटेशियम वाला उन्नी एनर्जी लैके होर ऊपर अपना इलैक्ट्रॉन भजा सकता है, अगला होर उत्ते भजा सकता है, अगला होर उत्ते भजा सकता है। इन्नी गल समझ आ गई? यस मैम। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ लिथियम ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੋਡੀਅਮ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਸੌਰੀ ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਸੀਜ਼ੀਅਮ ਏਦਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹਾਈ ਚ ਗਿਆ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? यस मैम। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ એનર્ਜੀ ਕਿਸ ਚ ਨਿਕਲੂਗੀ? ਲਿਥੀਅਮ, ਸੋਡੀਅਮ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ, ਰੂਬੀਡੀਅਮ, ਸੀਜ਼ੀਅਮ। ਫ੍ਰੈਂਸ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਰੂਬੀਡੀਅਮ ਚ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੂਗੀ, ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਸੋਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਲਿਥੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਵਿਬਗਿਓਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਇਲਟ ਤੋਂ ਰੈੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈਮਡਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਘਟਦਾ? सब साफ हुआ पड़ा है, अभी तक तुम लोगों ने रिवीजन नहीं स्टार्ट करी है ना? वेवलेंथ बढ़ती है कि कम होती है, बताओ मुझे। डिक्रीज। अरे मैम भाई, बढ़ती। महक रिवीजन करो बेटा, लैम्डा बढ़ता है, रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट का सबसे कम होता है, और एनर्जी इज इक्वल टू एच, आगे क्या था? न्यू। न्यू, न्यू को सी बाय लैम्डा लिख सकते हैं। तो एनर्जी और लैम्डा का रिलेशनशिप इनवर्स है। अब ये बताओ मुझे, रेड का लैम्डा सबसे बड़ा है तो एनर्जी उसकी सबसे कम होएगी। सबसे कम होएगी। अब लिथियम के केस में एनर्जी कम है, इसलिए वो हमें रेड कलर में दिखती है उसकी जो फ्लेम टेस्ट होता है। और इधर को जब जा रहे हो तो इधर को जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा क्या कम होगा? जो मैंने ये एरो बनाया, कम होएगा। हाँ, होएगा। लैम्डा कम होएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, इसीलिए सीजियम ब्लू कलर का दिखता है।
फ्लेम टेस्ट में। देखो दिखाती हूँ दोबारा, ये देखो, ये है स्ट्रीम पे 2 स्टडी कर लो, बाकी बीच में तो उसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा। दोबारा एक बार डिस्कस करते हैं, क्या समझ में आया हमें कि उतनी एनर्जी दे रहे हैं बट उनके साइजेस और डिफरेंसेस के कारण वो अलग अलग लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। तो जो वापस आएंगे तो अलग अलग एनर्जीज देंगे, जिसका साइज बड़ा है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन सबसे दूर चल गया था तो वो ज्यादा एनर्जी देगा। लिथियम का साइज छोटा था तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन भेजा नहीं, उसको मतलब टाइटली पकड़ा था तो कम एनर्जी निकलेगी, तो वो रेड दिखता है, सीजियम वाला ब्लू दिखता है। क्लियर? यस मैम। महक जैसी जल्दी बोलो यस बेटा। यस मैम। ओके, अच्छा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद है क्या होता था? तुमको होल कंसेप्ट का टेस्ट चाहिए क्या, करके दोगे क्या नहीं? तुम्हारे ना ये पेपर हो जाए फिर मैं सारे टेस्ट दोबारा से लेने शुरू करती हूँ। तुम लोगों ने तो कुछ रिवीजन ही नहीं करा, मुझे तो था चलो सियाने अपने आप कर लेंगे। हम्म, मैम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम्म, पहले मैं क्या मैम जो पूछ, हाँ हाँ बोलो, क्या होता है? जब हम किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को मेटल पे स्ट्राइक करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। जब लूज कर। थ्रेशोल्ड एनर्जी वाली लाइट होनी चाहिए मिनिमम, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो कैपेसिटी है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। तो अल्कली वाले तो पहले ही एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने को तैयार बैठे हैं, तो वो अच्छा खासा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। लिथियम नहीं करता, वो कम करता है क्योंकि उसका साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी जिंदा नहीं हैगा। समझ गए? सीजियम बहुत ज्यादा यूज कर देने तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने ਲਈ भी काम आंदा, क्योंकि सीजियम ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ, ਅਲਕਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਲੂਜ਼ कर देगा। ठीक, यस मैम। यस मैम। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई तुम्हारे एल्कली मेटल्स की, हमने सारी कर ली। देखो कल हमने डिस्कस जनरल बातें करी थी, एस ब्लॉक में क्यों है अनॉमलेस बिहेवियर, डायगोनल रिलेशनशिप, उसके बाद उनके रीजंस, एल्कली मेटल्स कौन से हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एटॉमिक आयनिक साइजेस क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, डेंसिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फ्लेम, कलरेशन, मेटालिक कैरेक्टर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आ जाते हैं हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ग्रुप 1 की। ठीक है, तुम 3 दिन क्लास लगाओगे तो तुम्हारा ये चैप्टर भी हो जाएगा, बट आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों की पिछली, मुझे लग रहा है वो रिवीजन नहीं है, तो फिर इस चैप्टर को चाहे देख लो, कर पा रहे हो उसको तो जनरल सी बातें हैं, मेरे से सुन के याद रह जाएगा तुमको। बट बेटा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और बॉन्डिंग, पीरियोडिक और ये तो लिंक्ड ही है। हाइड्रोजन अब पता नहीं किया है कि नहीं तुम लोगों ने। क्या सिचुएशन है महक तुम्हारी, बताओ मुझे बेटा। हाइड्रोजन कर ले चंगी तरह? एक तो महक बोल नहीं रही, आज कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा मुझे। प्लीज रिप्लाई, आई एम वेटिंग फॉर यू। जस्सी, यस मैम। अच्छा तो बता देना फिर कल कौन सा चैप्टर करना है। आगे देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, क्या लगता है तुम लोग सोच के बताओ कि अल्कली वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे कि कम रिएक्टिव होंगे? लिखा ही हुआ है। मैम ज्यादा होंगे। रीजन? मैम क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, साइजेस बड़े हैं, जल्दी जल्दी लूज कर देंगे, बस फिर रिएक्ट कर लेंगे, आयनिक कंपाउंड बनाने की काफी टेंडेंसी होती है। लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हाई है। लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये क्या होता है, बॉन्डिंग में कराया था बताओ। एटमाइजेशन का मतलब बेटा एटम को अलग अलग करना है, जैसे तुम सोडियम का मेटल ले लो,
उसमें एटम अलग अलग तो नहीं है ना, बॉन्ड से बंधे हुए हैं। कौन से बॉन्ड है? मेटालिक बॉन्ड है। तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है जौन से भी बॉन्डिंग प्रेजेंट है उनको तोड़ के एटम को अलग अलग करना। और अल्कली के केस में कहता है ये भी वैल्यू वाइज कम होती है ये, तो इसलिए वो अलग अलग हो जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। और डाउन द ग्रुप रिएक्ट। हाँ जी हाँ जी मैम जी एल्किनिल वाले अपने च मतलब उन्हें गेन कर लें। बेटा गेन क्यों दी भी करेंगे? गेन क्यों करेंगे? उनमें तो एक वैलेंस है ना, तो वो ऑक्टेट पूरा करने के लिए गेन तो उनको 7 करने पड़ेंगे। 7 गेन करना तो बहुत मुश्किल वाला काम है, इसलिए वो एक लूज करने में विश्वास रखते हैं। सारी कहानी ना केमिस्ट्री च एनर्जी दी हुंदी है। एक लूज करन च उन्हां दा सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहंदा एनर्जी वाइज 7 गेन करन नालों, इस करके वो गेन कित्थों कर लेणगे। वैसे भी मैटल्स ने नीचे ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਏਲੀ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ? Na2 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਹੀਟ ਆਫ ਐਟਮ ਆਏਗੀ। बेटा Na2 नहीं एग्जिस्ट करता, वो एक ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਮੈਟੈਲਿਕ ਬੌਂਡ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ Na+ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਲੂਜ਼ਲੀ ਹੈਲਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ Na+ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ Na+ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੈਟਿਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ Cl2 ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ Cl2 ਨੂੰ ਮੈਮ 2Cl ਚ ਬਦਲਣਾ, ਦੋ ਐਟਮ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਐਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ Na2 ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ, ਓਕੇ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂਦੇ ਰਿਐਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? 에ਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਸੀ, ਇਹ 3 ਆਇਨ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑक्साइड, परऑक्साइड ते सुपर ऑक्साइड। ठीक है, हुण मैनूं एक गल दसो, जे मैं कहां कि अल्कली दा कोई भी मैटल नूं मैं M लिखना, M ने जे ऑक्साइड बनाना तां की फार्मूला बनेगा? MO2। बिल्कुल गलत। नो मैम M2O। हाँ, क्योंकि अल्कली है तो ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ 1 है, ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ M2O। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਅਲਕਲੀ ਹੁਣ ਨੇ ਦੱਸੋ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੌਰੀ, ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹੋਗਾ। M2O2। रीजन कैसे डिसाइड हुआ? परऑक्साइड आयन ऐसे ही एग्जिस्ट करता है, ये और किसी ढंग से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, तो M आपको 2 लेने पड़ेंगे क्योंकि एक M पे 1+1 है। तो ठीक है जसप्रीत, आपका M2O2 हो गया। अब सुपर ऑक्साइड का बताओ, महक तुम बताओ। मैम MO2। M पे +1 है और O2 पूरे पे -1 है, तो MO2। समझ आ गया तीनों को ये फॉर्मूले? यस मैम। मैम थर्ड नहीं आया। ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਦੇਖੋ -1 ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ M ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ +1 ਹੁੰਦਾ। समझ गए? यस यस मैम। बस और तो कुछ नहीं हैगा अगे, बस रिएक्शंस में तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बारे समझाना। ओदा ओदा लिखिया देखो, लिथियम दा ऑक्साइड, सोडियम दा ऑक्साइड, सोडियम दा परऑक्साइड। जिवें जिवें आपां बेटा थल्ले जांदे ना डाउन दा ग्रुप, ओदा ओदा तुसीं ये रिएक्शंस ध्यान च रखने ने, ते नीचे जांदे होए सुपर ऑक्साइड ते परऑक्साइड बनन दे चांसेस वध जांदे ने।
नीचे जाते हुए नीचे मतलब कितने लिथियम तो सोडियम तो पोटैशियम तो रुबीडियम तो सीजियम। रीजन ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੈਟਾਇਨ ਵੱਡੇ ਨਾਇਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਟਾਇਨ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਲਕਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਟਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਇਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲਿਥੀਅਮ ਹੈ, ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਥੀਅਮ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? यस मैम। यस मैम। ये देखो ये लिखा भी होगा, इसलिए ये मैं बताती हूँ क्या है। ये देखो स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस डाउनवर्ड्स, नीचे को जाते हुए इनकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसका रीजन क्या है? आयनिक लैटिस इज सेड टू बी स्टेबल व्हेन स्मॉल केटायन। हेलो मैम वो सुपर ऑक्साइड वाला दस्यो दोबारा। की फॉर्मूले? हाँ जी, सिर्फ सुपर ऑक्साइड वाला, उस समझ ही नहीं आया, आवाज कट हो रही सी। वो कुछ नहीं है बेटा, सुपर ऑक्साइड आयन की होता है M2-1 पूरे ਦੇ -1 है ना, ਤਾਂ M ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਹੈ? 1+1। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ M 1 ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ O2 ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? O2 ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ -1 ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ M। ਠੀਕ ਹੈ, यस। ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਆਈਡੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड है उनकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। मतलब जो नीचे वाले हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, तो रुबीडियम, सीजियम, पोटेशियम इनके सुपर ऑक्साइड ज्यादा पाए जाएंगे, या लिथियम के इसमें ना सुपर ऑक्साइड बनेगा ना पर ऑक्साइड बनेगा। तो उस पहले रीजन क्या है कि जो आयनिक लैटिस है वो ज्यादा स्टेबल तब होता है जब स्मॉल केटायन इज बैलेंस्ड बाय स्मॉल एनायन। केटायन छोटा है तो एनायन भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब एनायन हमारे पास कौन से हैं? O2 नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। तो ये एनायन का साइज भी बढ़ता जाता है, नॉर्मल ऑक्साइड सबसे छोटा है, फिर पर ऑक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड। समझ गए? यस मैम। तो एनायन बड़े हो रहे हैं तो केटायन भी नीचे जो है वो बड़े हैं, तो बड़े केटायन बड़े एनायन को ही सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी ये लिथियम का केस इसमें और डिटेल में लिख रखा है कि लिथियम इज अ वेरी स्मॉल केटायन विद हाई पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर भी हमने डिस्कस करी थी ना, कितनी टेंडेंसीज है वो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेते हैं। तो हाई पोलराइजिंग पावर जो है वो अट्रैक्ट द ऑक्साइड आयन वेरी स्ट्रांगली। छोटे ऑक्साइड आयन जब भी लिखेगा उसका मतलब नॉर्मल O2 नेगेटिव, वो छोटा है तो उसको खींच लेता है, और वो बाकी और O जुड़ने नहीं देता, क्योंकि परऑक्साइड बनाने के लिए तो O दो जुड़ने जरूरी है, सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए भी दो जुड़ने जरूरी है। लिथियम इतना छोटा है कि वो एक O को पकड़ लेता है, फिर और O को जुड़ने नहीं देता, इसलिए वो सुपर या पर ऑक्साइड नहीं बनाता। यस मैम। ये रिएक्शंस है कुछ, देखो LiO2 है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर बैलेंसिंग ताई होएगी। ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड लिखिया पोटेशियम दा इदा ही किसी का भी लिख सकते हो। कोई डाउट? पहला बाकी आ चीज थोड़ी जी होर हैगी है, समझा देनी है, ਇਹਦੇ ਤੇ भी क्वेश्चन आने चांस है। जो ऑक्साइड होता है बेटा, मतलब O2 नेगेटिव, वो डायामैग्नेटिक होता है और वो कलरलेस होता है। याद रखना, जो चीज डायामैग्नेटिक है वो कलरलेस होती है। डायामैग्नेटिक क्या होता था? जिसमें ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब देखो O2 नेगेटिव है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p4,
और 4 तो ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆ ਹਨਾ, ਬਾਕੀ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस मैम। ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ, ਨਾਰਮਲ O2 ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ खाली ऑक्साइड ही डायमैग्नेटिक है। ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸਮਝਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈਣੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲਿਖਤੇ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ 2 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਗਮਾ ਇੱਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿਖਾਤੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿਖਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ NO2O2 ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹਾਂ। NO2O2 ਕਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਦੱਸਿਓ, ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ। सोडियम ऑक्साइड। अरे यार सोडियम पर ऑक्साइड, पुत्र सोडियम ऑक्साइड ਦਾ ਤਾਂ Na2O ਹੋਊਗਾ। यस। ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 Na ਆਣਗੇ। Na ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ। ਹੁਣ Na ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ Na+ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਚਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਪੇਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨੇ ਦੇਤਾ। ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸੋਡੀਅਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਪਾਰਟਨਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹ ਪੇਅਰਡ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? यस मैम। ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੋਲ ਵੈਲੈਂਸ 6 ਸੀਗੇ, 2s2 ਤੇ 2p4, 2p4 ਸੀਗੇ ਤੇ 2 ਅਨਪੇਅਰਡ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸਾਈਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 2 ਲੈ ਲਏ ਹੋਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਏ ਨੈਚੁਰਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਡੀਅਮ ਤੋਂ ਲਏ, 2 ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ। ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ O2 ਨੈਗੇਟਿਵ, O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ O2 ਚੱਕਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ O2 ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ, O2 ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਹੋਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੋਂ ਮੈਟਲ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਨੋਟਸ 'ਚ ਹੈਗਾ ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਯੈਸ यस मैम। मैम। मैम पेयर्ड डायमैग्नेटिक लिखिए। ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਅਰਡ ਨੇ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਾਇਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਕਲਰਲੈਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। मैम ये तो जिन्हें सोडियम नाल बनाया, जे ਆਪਾਂ लिथियम या पोटाशियम नाल बनाई ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, ਲਿਥੀਅਮ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਆਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪੂਰੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਲਿਖਣੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਸੋਡੀਅਮ ਵਰਗਾ। ਨੋਟਡ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਡਿਸਕਸ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਇਆਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲਰਲੈਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ?
ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਲਰਲੈਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੋਡੀਅਮ ਦੇ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? NaO2। हाँ बिल्कुल ठीक है। किवें पता लग गया? महक ने किवें आंसर दिता? सुपर ऑक्साइड आयन देख लिया होना उन्हें, O2 नेगेटिव हुंदा, O2 -1 मतलब ते Na ते 1 ते +1 ਤਾਂ 1 Na ਲੱਗੂਗਾ ਪੂਰੇ O2 -1। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਣ ਲਈ O2 ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਾਰਮਲ ਆਕਸੀਜਨ ਉਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੋਨੋਂ ਆਕਸੀਜਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ। ਹੁਣ Na ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ Na ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤਾਂ Na ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪੇਅਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਨਪੇਅਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਜੇ ਆਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੱਜੂਗਾ। ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲਰਡ ਹੋਊਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ। ਤੇ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਕਲਰਲੈਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤੀ ਤੇ ਲਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕ ਜੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ? यस। ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਚਲੋ यस मैम, ये वाला समझाना एक्चुअली नेक्स्ट बात हो गया। ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਬੇਟਾ? ये मैम अनपेयर वाला ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੁਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ 2 O2 ਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਉਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੋਡੀਅਮ ਆਣਾ। ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੋਡੀਅਮ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ 2 ਸੋਡੀਅਮ ਸੀ, ਉਰੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਅਰ ਕਰ ਦੂ, ਦੂਜਾ ਅਨਪੇਅਰਡ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਨਪੇਅਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਹੋਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? यस मैम। ਬਸ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਚੱਲਾਂਗੇ यस मैम। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿਦ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਪਲੀ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਲਿਥੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਇਲੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। M मतलब कोई भी अल्कली है। ये वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन दस सकते हैं? बोलो बेटा, बोल दे नहीं। हेलो, केड़ा बॉन्ड है? सिग्मा के पाई है? सिग्मा। सिग्मा 2 पाई। जो भी कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बनाता तो sp है। दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। sp हाइब्रिडाइज्ड वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होंगे कि घट होंगे? ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिन्ना एस करैक्टर ज्यादा होगा उन्ना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होंगे। बॉन्डिंग च पढ़िया सी। हुण इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये वाली हाइड्रोजन नूं दे दूगा, इधरों भी कढ़ दूगा, इलैक्ट्रॉन्स नूं खिंच लूगा, हाइड्रोजन नूं कढ़ दूगा। तो जो इलैक्ट्रॉन्स नूं खिंचूगा ये स्ट्रक्चर बन जाता हुंदा।
ਅਲਕਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਧਰੋਂ H+ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ H+ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲਿਬਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀਟਲਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲਕਲੀ ਦਾ ਐਸੀਟਲਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਤੋਂ ਐਸੀਟਲਾਈਡ। Should I repeat or is it clear? मैम एक बार रिपीट कर दो। Like suppose you have sodium, you are reacting it with acetylene. Acetylene is this gas. I'm saying कि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन। क्यों है? क्योंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। H को मजबूरन निकलना पड़ता है H+ बन के, 2 H+ बन के। तो ये सोडियम Na+ बनने को तैयार बैठे हैं, तो वो जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ये गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाता है। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर बन गया था, यहाँ पे NL जाके लग जाते हैं। इसको बोलते हैं एसिटलाइड, सोडियम एसिटलाइड आई। लगी बात पता? यस मैम। यस मैम। ऐसे ही बेटा, ये अल्कोहल के साथ जब अल्कली को रिएक्ट करोगे तो ये H निकल जाता है, यहाँ पे M आ जाएगा। H जब निकलेगा तो अल्कली मेटल के आने की बहुत टेंडेंसी होती है, क्योंकि अल्कली बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन था इसके पानी के साथ। बाकी पढ़ के देखना, मैं तो कहती हूँ ये कर लो, तुम लोगों को पिछले कराए ही हुए हैं। कल बताओ फिर मुझे क्या सीन है। इंस्टीट्यूट तो नहीं आना? बोलो बेटा, मेरी अगली भी क्लास होती है, चुप करके क्यों बैठे रहते हो? आना नहीं आना तो ऑनलाइन लगानी है क्या नहीं? जस्ट यस और नो। आई विल 14 तरह के लगा ऑनलाइन। क्या डालेंगे मैम ऑनलाइन। लगा लोगे? मैम सेकंड। यस मैम। तो फिर शाम को देखेंगे टाइम, है ना? घर आ जाऊंगी मैं, उसके बाद फिर मैं आपको टाइम। और तो नहीं कोई क्लास जाना कल? नो मैम। नो मैम, क्योंकि 16 को केमिस्ट्री का ही पेपर है। बट ये ना हो कि पिछला रिवीजन को देख ली तुम लोगों ने अपनी हालत, बहुत रिवीजन की जरूरत है अभी। पेपर इसके बाद लो, मैं टेस्ट लेती हूँ आप लोगों के। चैप्टर तो बेटा ये आसान है, आराम से हो तो जाता, बट आप लोग बता देना मुझे कल ना। एक काम करना, 3-4 बजे मुझे SMS कर देना कि मैम क्लास लगानी है कि नहीं, आपस में डिसाइड करके। ठीक है, कोई और डाउट हुआ तो मेरे से पूछ लेना, मैसेज करके, फोन करके। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू मैम।